आज की इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि एसी वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को वोल्टता को क्या करते हैं, या तो बढ़ाया जा सकता है या कि क्या किया जा सकता है या घटाया जा सकता है, मतलब इंक्रीज किया जा सकता है और डिक्रीज किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर नाम की एक ऐसा उपकरण होता है या एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को या तो बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। और जब हम बढ़ाते हैं तो इसे कहा जाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। क्या कहा जाता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर। और जब हम घटाते हैं तो ऐसे ट्रांसफार्मर को कहा जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहा जाता है? अपचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक, इंग्लिश में इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं और इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। अगर वो बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा तो उच्चाई ट्रांसफार्मर, और डिक्रीज करेगा, घटाएगा तो अपचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण। क्या है? अन्योन्य प्रेरण। अब अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? आपको पता होगा किसी एक कुंडली में धारा को बदलने से दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न होना क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर ये आपके पास एक कुंडली है और इसमें अगर हमने धारा को इस तरीके से धारा इसमें बह रही है, प्रवाहित हो रही है, और एक कुंडली यहाँ पर सिर्फ रखी हुई है और लगातार धारा के मान को बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ से इसमें से बाहर निकलेंगी। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर बाहर निकलेंगी और लगातार बढ़ेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बढ़ने की वजह से इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस वाले कुंडली में धारा को बढ़ाने से दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न होना क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। तो अब चलते हैं ट्रांसफार्मर पर, जो है कि ट्रांसफार्मर की रचना पर बात करते हैं जो है। तो ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें नरम लोहे का पतली क्रोड से ये बनाया जाता है। एक आयताकार जो है ये क्या होता है? एक नरम लोहा होता है, नरम लोहा क्रोड। ठीक, और इसमें हम दो कुंडलियाँ लेते हैं। एक तरफ से ये कुंडली को इस तरीके से जोड़ दिया जाता है और इधर भी क्या करते हैं, कुंडली से इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? प्राथमिक कुंडली कहा जाता है, प्राथमिक कुंडली। और इस वाले कुंडली को क्या कहा जाता है? द्वितीयक कुंडली कहा जाता है, द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सेकेंडरी। यहाँ से इसको क्या करते हैं, हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। इनपुट यहाँ पे निवेशी वोल्टता देते हैं, इंग्लिश में इसे इनपुट वोल्टता बोलते हैं जो है, तो इसलिए इसको वीपी से लिखा जाता है। और इसमें हमारी जो धारा बह रही है इसको मान लेते हैं आईपी। और इसमें हमारी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस, और यहाँ पर जो हमको जो यहाँ से प्राप्त वोल्टता मिल रहा है उसको मैं मान लेता हूँ वीएस। यहाँ से जो हमको प्राप्त वोल्टता मिल रहा है वीएस, और इसमें जो धारा मिल रही है हमको आईएस। ठीक, तो ये आपके पास इस तरीके से रचना रहा कि नरम लोहे के क्रोड पर हम एक तरफ से क्या करते हैं, इधर से तांबे के विद्युत रोधी तार को इस तरीके से क्या करते हैं, लपेट दिया जाता है, और इधर भी क्या किया जाता है, तांबे के तार के विद्युत रोधी तार को इस तरीके से लपेट दिया जाता है। ठीक, और लपेटने के बाद जो है इसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो मान लीजिए प्राथमिक कुंडली है निवेशी वोल्टता, तो इसको वीपी से, इसमें बने वाली प्राथमिक कुंडली बने वाली धारा को आईपी से, फेरों की संख्या एनपी से, और यहाँ पर द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या एनएस से, और इसमें धारा आईएस और वीएस। ठीक है, अब चलते हैं कि इस पर फार्मूले के ऊपर जो है। तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर जब इसमें इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता से कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें जो धारा उत्पन्न होगी वो प्रत्यावर्ती धारा होगी। अब प्रत्यावर्ती धारा का मतलब ऐसी धारा है जिसका मान लगातार क्या होता रहे, बदलता रहता है जो है। तो इसमें जब धारा इसमें प्रवाहित होगी और धारा को लगातार धारा बढ़ेगी घटेगी, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक धारावाही चालक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इस तरीके से हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये नरम लोहा है, इसका क्या काम है कि चुंबकीय क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ाता है,
या ऐसे समझ लीजिए चुंबकीय क्षेत्रों को कहीं जाने नहीं देता, अपनी तरफ खींच के रखता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्रों को अपनी तरफ खींच कर रखेगा इस प्रकार से, और यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ से यहाँ चली जाएंगी, जो इस वाली कुंडली से होकर के चले जाएंगी, ठीक। और फिर ये भी नरम लोहा है, तो फिर इसको खींच करके यहाँ पर फिर यहाँ से आ जाएगा जो, ठीक, इस प्रकार से जो है। तो इसमें जब धारा जब प्रवाहित होगी, धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र जब इसमें से गुजरेगा तो वही फ्लक्स कहलाएगा। किसी कुंडली, किसी एरिया में से, क्षेत्रफल में से, किसी एरिया में से जितनी रेखाएं पास करती हैं वही उसका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो इसमें से फ्लक्स निकलेगा, और यही वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से भी निकलेंगी, तो ये भी इसमें भी फ्लक्स। अच्छा, लगातार इसमें धारा के मान में लगातार बदलाव आएगा। धारा में जब मान में बदलाव आएगा तो उससे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आएगा। जैसे हम धारा के मान में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, धारा के परिवर्तन से क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होगा, ईएमएफ में परिवर्तन होगा, और ईएमएफ से परिवर्तन होने से क्या होगा कि यहाँ पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। जब इसमें फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और यही घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। कि इस कुंडली में धारा को बदलने से दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न होना क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है, ठीक। तो अब चलते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ एक कल्पना है कि यहाँ से यहाँ कोई भी फ्लक्स में क्या होता है, लीकेज नहीं होता, फ्लक्स में क्षरण नहीं होता है। यदि ये मान लिया जाए, यदि फ्लक्स में क्षरण, लीकेज बोलते हैं इंग्लिश में, यदि फ्लक्स में क्षरण न होता हो तो क्या होगा, अर्थात मान लेते हैं कि यहाँ से और यहाँ में फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो प्राथमिक कुंडली का जो फ्लक्स होगा वो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स से क्या होगा, बराबर होगा। प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स बराबर होगा किसके, द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स के, द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स के, ठीक, ये हो गया। अच्छा, फ्लक्स का एक दो फार्मूले, एक फ्लक्स का फार्मूला आप पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल। एक और होता है फ्लक्स का फार्मूला कि के कोई अचर राशि और जो है आपके पास आई और आपके पास फेरों की संख्या n, ये भी एक फार्मूला होता है कि विद्युत धारा और फेरों की संख्या और कोई अचर राशि जो है। तो मान लीजिए प्राथमिक कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स आपका φp, या ऐसे समझ लीजिए प्राथमिक में फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पर फेरों, ये कोई अचर राशि यहाँ पर k आएगी, और फेरों की संख्या कितनी है इसमें, पहली कुंडली में np, ठीक, और इसमें धारा कौन सी बह रही है, ip, तो ये हो जाएगा ip = इसमें कोई अचर राशि k, और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, ns हो गया, और इसमें धारा के क्या बह रही है, is, तो ये आपके पास is होगा। तो k ने k को मार दिया, और यहाँ से क्या बन गया, हमको यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए और np को इधर भेज दीजिए, तो ये आपके पास मिल गया कि ip बटे में is = ये इसको इधर भेज दीजिए ns बटे में np, इसको समीकरण नंबर आप क्या कह दीजिए, 1 कह दीजिए, ठीक। तो अगर मैं मान लेता कि यहाँ से यहाँ कोई फ्लक्स में क्षरण नहीं होता है, फ्लक्स में कोई लीकेज नहीं होती है, तो इस वाले कुंडली का और इस वाले कुंडली का जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा। फ्लक्स का फार्मूला ये कि कोई अचर राशि और फेरों की संख्या और इसमें बहने वाली धारा, फेरों की संख्या और इसमें बहने वाली धारा और के कोई अचर राशि, इन दोनों को हमने बराबर किया और एनपी को उधर पे दिया, ये हमको मिल गया। जो अब मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है कि वोल्टेज को बढ़ाना, उल्टता को बढ़ाना, या तो उल्टता को बढ़ाता है या तो घटाता है। तो यहाँ से यहाँ जो उल्टता को बढ़ाएगा तो धारा के मान को कम भी करेगा, नहीं तो अगर यहाँ से यहाँ विभवांतर को बढ़ाएगा, एक तरीके से कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ ऊर्जा को बढ़ा रहा है, तो एक तरफ ऊर्जा कम एक तरफ ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का नियम जो होगा गलत हो जाएगा कि एक तरफ ऊर्जा का मान ज़्यादा है एक तरफ ऊर्जा का मान कम है। तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि यदि ऊर्जा में ह्रास नहीं होता है, यहाँ से यहाँ प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में यदि ऊर्जा का ह्रास न हो, यदि ऊर्जा का ह्रास न हो, ऊर्जा का ह्रास बिल्कुल भी ना हो, ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल भी न हो, तो क्या होगा। यदि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, तो प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति होगी वो द्वितीय कुंडली की शक्ति के मान के क्या होगी, बराबर होगा। प्राथमिक कुंडली में शक्ति
बराबर क्या होगा, द्वितीयक कुंडली में शक्ति के, द्वितीयक कुंडली में शक्ति। ठीक, अगर यहाँ से यहाँ ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई ह्रास नहीं होता है, तो जो यहाँ की शक्ति होगी वो यहीं की शक्ति होगी। शक्ति का फार्मूला P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है विभवांतर गुणे धारा। तो इसका विभवांतर कितना Vp और धारा कितनी है IP, तो ये Vp इंटू IP हो जाएगा। ठीक, और इसमें विभवांतर कितना, वोल्टेज कितना Vs और धारा कितनी है Is, तो ये हो जाएगा Vs इंटू Is। ठीक, अब फिर क्या कीजिए, Is को इधर भेजिए, Vp को इधर भेज दीजिए, तो IP बटे में Is बराबर Vp को इधर भेज दिए, Vs बटे में Vp। समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। आप समीकरण नंबर 1 में देखिए कि IP बटे में Is किसके बराबर है, NS बटे में NP के। यहाँ पर IP बटे में Is किसके बराबर है, Vs बटे में Vp के। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ये तीनों राशियाँ आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि हमको मिल जाएगा कि NS बटे में NP बराबर मिल जाएगा Vs बटे में Vp बराबर मिल जाएगा Is बटे में IP के जो है। तो ये ही हमारा फार्मूला है कि आप देख लीजिए कि जो फेरों की संख्या है इसका अनुक्रमानुपाती है किसके, विभवांतर के, और विभवांतर और या फेरों की संख्या व्युत्क्रमानुपाती होती है धारा के। इसमें मतलब कहने का ये है कि अगर आप फेरों की संख्या को बढ़ाओगे, अगर जितने फेरों की संख्या जिधर भी बढ़ाओगे उधर का विभवांतर का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर फेरों की संख्या या विभवांतर को मान के बढ़ाओगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती है धारा के, मतलब उधर धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, अगर यहाँ से यहाँ फेरों की संख्या कम, यहाँ फेरों की संख्या ज़्यादा, तो यहाँ का विभवांतर ज़्यादा होगा और यहाँ पर धारा कम होगी। जिधर विभवांतर कम होगा, जिधर फेरों की संख्या कम होगी, उधर धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने छोटे से में आपको ट्रांसफार्मर